हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल। वापस से आप लोगों का स्वागत है आपके संकल्प 11 बैच पे, जहां पे हम लोग क्लास 11 का पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे। नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का 4 लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हो तो पहले वो लेक्चर देखना, उसके बाद ये लेक्चर में एंटर करना, तभी जाकर के आपको फायदा होगा। तो चलो, आज हम लोग 5वां लेक्चर में एंटर करते हैं। और इससे पहले 4 लेक्चर में हम लोग सारा बेसिक बात किए थे। मोल किसे कहते हैं, एटम में मोल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मोलर मास किसको कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसको कहता है, एटॉमिक मास किसे कहा जाता है, एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फिर मोल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सारा बात हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग कुछ होमवर्क था वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग एसटीपी एनटीपी कंडीशन में किस प्रकार से किसी भी गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं या मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस फॉर गैसेस के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ आज हम लोग एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं या एवरेज मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो देखने वाले हैं। तो चलिए फिर देर ना करते हुए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो वापस से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, क्योंकि इस बैच में मैं पूरा 11th केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपका चैनल में अच्छा रिस्पॉन्स होता है, आप मुझे सपोर्ट करते हो, तो मैं बाकी टीचर्स भी यहां पे अरेंज कर दूंगा, जिससे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक जगह पे सारा कंटेंट अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को। ठीक है, आज हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो आज आइडियल गैस इक्वेशन से एसटीपी एंड कंडीशन में वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज का टारगेट होगा एसटीपी कंडीशन क्या होता है ये देखेंगे। फिर एवोगाड्रो हाइपोथेसिस फॉर गैसेस, ये देखेंगे। और एक आज हम लोग एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट देखेंगे। एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज मोलर मास, इसका कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। देखो, आज के लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग जल्दी से लास्ट क्लास में जो जो पढ़े थे उसको रिकैप कर लेते हैं, फिर हम लोग आज के क्लास में आगे बढ़ जाएंगे। देखो, लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हम बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को सिखाए थे, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट था मोल कैलकुलेशन। सबसे पहला कॉन्सेप्ट था मोल कैलकुलेशन। हम लोग मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखे थे। तो हम सबसे पहले मोल कैलकुलेशन एटम वाला जितना भी फॉर्मूला था वो रिवाइज कर लेते हैं। एटम के केस में मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, याद करो। गिवन मास बाई क्या था, मोलर मास, या फिर डायरेक्टली फ्लो चार्ट में ही हम लोग कर लेते हैं ना। सबसे पहले हम लोग एटम के केस में बात कर लेते हैं, इन केस ऑफ एटम। ठीक है, एटम के केस में हम आप लोग को क्या बताए थे, अगर किसी भी एटम का आपको वेट पता है तो इस वेट को आप किस में बदल सकते हो, मोल में। और मोल पता है तो आप इसको किस में बदल सकते हो, नंबर ऑफ एटम में। फिर मैं ये भी बताया था कि नंबर ऑफ एटम पता है तो आप इसको किस में बदल सकते हो, मोल में। और मोल पता है तो आप इसको किस में बदल सकते हो, वेट में। सबका फॉर्मूला भी याद होगा बच्चा लोग आपको। अगर मैं मोल निकालना चाहता हूं तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं क्या, तो गिवन मास को डिवाइड करेंगे किससे, मोलर मास से। यही फॉर्मूला यूज करते हैं। और मोल निकालना है और नंबर ऑफ मोल पता है और नंबर ऑफ एटम निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करते थे मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। और नंबर ऑफ एटम से हम वेट भी आ सकते हैं, याद है सबके लिए फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एटम को मोल में बदलना है तो इसके लिए फॉर्मूला बताए थे नंबर ऑफ एटम बाई एवोगाड्रो नंबर। और अगर मोल पता है और वेट निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, मोल इनटू मोलर मास। ये हम एटम के केस में ये फ्लो चार्ट बताए थे और बोले थे बाबू ये फ्लो चार्ट याद कर लेना, इसी से सारा क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हम लोग बात किए थे किसके बारे में, तो मॉलिक्यूल के बारे में। अगर हम मॉलिक्यूल के केस में बात करें, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल के केस में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है।
देखो, एटम के केस में वेट के बाद आप मोल निकालते हो और मोल के बाद डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम निकालते हो। मॉलिक्यूल के केस में भी वेट मोल में बदलता है, बट मोल डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम में नहीं बदलता है। मोल पहले बदलता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हम क्या निकालते हैं, तो नंबर ऑफ एटम निकालते हैं। अब इसके लिए हम एक फ्लो चार्ट क्या बताए थे कि बाबू लोग, अगर आपको वेट पता है तो इस वेट को आप किस में बदल सकते हो, मोल में। मोल पता है तो आप इसको किस में बदल सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता है तो आप इसको किस में बदल सकते हो, नंबर ऑफ एटम में। सबके लिए फॉर्मूला हम आप लोग को क्या बताए थे, वेट को मोल में बदलने का फॉर्मूला यही था, गिवन मास को हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, तो मोलर मास से, यही फॉर्मूला था। मोल को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में बदलने का फॉर्मूला क्या है, मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे, याद करो, गुड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एटॉमिसिटी से। अब हम लोग पीछे चलने वाला भी फॉर्मूला देखेंगे। अगर हमें नंबर ऑफ एटम पता है तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता है तो मोल निकाल सकते हैं, और मोल पता है तो वेट निकाल सकते हैं। कैसे, देखना, नंबर ऑफ एटम को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में बदलने के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे, नंबर ऑफ एटम को किससे डिवाइड करोगे, एटॉमिसिटी। और एटॉमिसिटी किसको कहते हैं ये भी हम आप लोग को बताए थे, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम क्या है, वही उसका एटॉमिसिटी कहलाता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मोल में बदलना है तो इसके लिए फॉर्मूला बताए थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हम लोग एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। और अगर मोल पता है और वेट निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, मोल इनटू मोलर मास। इसके बाद एक और बात हम बताए थे कि अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता है तो आप तीन और डाटा कैलकुलेट कर सकते हो, और वो क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हो, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। इन सब से हम छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोग को करा दिए हैं, बात समझ आया, ठीक है। ये सारा टॉपिक से हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन कर चुके हैं। एक छोटा सा होमवर्क हम आप लोग को दिए थे, वो क्वेश्चन को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आज के क्लास में हम लोग आराम से आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो, अगर हम बात करें तो ये आप लोग का छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, व्हाट वेट ऑफ CO2 शुड बी टेकन विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम एज इन 90 ग्राम ऑफ H2O। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। सवाल बोल रहा है कि हम लोग CO2 का कितना वेट ले, CO2 का कितना ग्राम ले, कि नंबर ऑफ एटम CO2 में जो होगा वो एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए 90 ग्राम H2O के, ठीक है। यानी 90 ग्राम H2O में जितना एटम होगा उतना ही एटम अगर हम CO2 का लेते तो उसका कितना वेट होता। अगर तुम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े होगे तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि सर क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि नंबर ऑफ एटम इन CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन H2O, यही कहना चाह रहा है। अब अगर आपको नंबर ऑफ एटम निकालना है, ध्यान से सुनते रहना, नंबर ऑफ एटम निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी, ठीक है। यहां पे भी अगर नंबर ऑफ एटम निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी, ठीक है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला भी आप लोगों को पता ही होगा। फॉर्मूला क्या है, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के जगह में हम मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर लिख देंगे, इनटू एटॉमिसिटी का बात करोगे तो यहाँ पे कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन का दो एटम, तो एटॉमिसिटी 3 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर से रिप्लेस कर देंगे, और इसमें भी ऑक्सीजन का दो एटम है और हाइड्रोजन का दो एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम है, तो एटॉमिसिटी 3 हो जाएगा। अब जो भी कैंसिल होने लायक है उसको कैंसिल कर दो, ये Na और ये Na यहां से हो जाएगा कैंसिल, ये 3 और 3 भी यहां से कैंसिल हो जाएगा। अब मोल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा, मोल निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास,
गिवन मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब देखो यहां पे CO2 का अगर आप देखोगे तो गिवन मास नहीं पता है, यही निकालना है आपको। और CO2 का मोलर मास कितना होता है 44। H2O के केस में अगर बात करोगे तो गिवन मास दिया हुआ है 90 और मोलर मास क्या होगा 18। ये तुम्हारा कट जाएगा 5 टाइम्स में। बात क्लियर है? ठीक है, ये आपका कट जाएगा 5 टाइम्स में ही कटेगा ना, हाँ 5 टाइम्स में कट जाएगा। अब यहां से आपको इजीली CO2 का गिवन मास मिलने वाला है और वो कितना हो जाएगा, तो 44 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 यानी 220 और यूनिट क्या लिख लोगे, ग्राम। आप लोग बताओगे कि कितने लोग ये क्वेश्चन को ट्राई किए थे। काफी सिंपल सा सवाल था, इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा, कभी अगर मान लो पूछ देता कि व्हाट वेट ऑफ CO2 सैंपल शुड बी टेकन व्हिच कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज इन 90 ग्राम ऑफ H2O, तो आप क्या करते, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे इसी तरह से बनाते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 90 ग्राम ऑफ H2O। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, Na कट जाता, मोल को बराबर करते, ठीक है। एक के केस में गिवन वेट नहीं दिया हुआ रहता, दूसरे केस में दिया हुआ रहता, इक्वेशन बनाओगे सॉल्व हो जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको मोल कॉन्सेप्ट में पूछा जाता है। और अगर मोल कॉन्सेप्ट में आपको मास्टरी करना है तो जो आपको 2 फ्लो चार्ट हम बताए हैं वो दोनों फ्लो चार्ट को आप रट लेना, याद कर लेना, ठीक है। आपको इजी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जितना भी क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का आएगा ना वो उसी फ्लो चार्ट से बनता है। बात क्लियर है? तो ये था तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट का सारा टॉपिक। मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग जितना भी टॉपिक था ना वो सारा कवर अप कर लिए, यानी मोल कैलकुलेशन वाला में हम लोग मोल कैलकुलेशन में एटम का मोल देख लिए, एटम में नंबर ऑफ एटम कैसे निकाला जाता है, मॉलिक्यूल में देख लिए, सारा हम लोग मोल कैलकुलेशन को अच्छे से कवर अप कर लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये भी मोल कैलकुलेशन का ही पार्ट है। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और आगे हम लोग बात करेंगे एक इक्वेशन के बारे में जो कि है आइडियल गैस इक्वेशन। देखो अगर हम बात करें तो पहले एक चैप्टर था केमिस्ट्री में, जेई के सिलेबस में भी था, जो कि था स्टेट्स ऑफ मैटर, जहां पे आपको आइडियल गैस इक्वेशन को डिटेल में पढ़ाया जाता था। अभी मेंस के सिलेबस से ये हटा दिया गया है, बट एडवांस के सिलेबस में स्टिल है। देखो आइडियल गैस इक्वेशन का एक छोटा सा एप्लीकेशन हमारे मोल कॉन्सेप्ट में है और उसको अच्छे से सीखने के लिए हम यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन को थोड़ा बहुत बताएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। अब अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन का बात करें तो आइडियल गैस इक्वेशन इसको कहते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू क्या होगा, एनआरटी। अब सवाल यह है कि यहां पे अलग अलग टर्म क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाबू पी का मतलब है प्रेशर, पी का मतलब क्या है, प्रेशर। वी का मतलब है वॉल्यूम, वी का मतलब है वॉल्यूम। एन यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है मोल को। आर कांस्टेंट है, आर क्या है, कांस्टेंट। इसको हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब एक बच्चा पूछेगा सर अगर ये कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू पहले से फिक्स होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो, इसका वैल्यू पहले से फिक्स होगा। और टी अगर हम बात करें तो टी यहां पे है टेम्परेचर, टी यहां पे क्या है, टेम्परेचर। अब देखो यहां पे प्रेशर का अलग अलग यूनिट होता है, तो चलो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर हम प्रेशर का बात करें, ठीक है, प्रेशर, तो प्रेशर जो होता है वो एटीएम में होता है जनरली, एटीएम, एक यूनिट एटीएम होता है। और 1 एटीएम जो होता है ना वो 760 mm ऑफ Hg के इक्वल होता है। तुमको एटीएम से अलग अलग यूनिट में कन्वर्जन आना चाहिए। 1 एटीएम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 760 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg भी प्रेशर का यूनिट है। अगर हम बात करें तो ये होता है 1.01325 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 पास्कल। और ये जो पास्कल है, पीए यानी पास्कल, ये पास्कल प्रेशर का एसआई यूनिट है। ये प्रेशर का क्या है, एसआई यूनिट। तो 1 एटीएम 760 mm ऑफ Hg के इक्वल होता है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं 1.01325 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 पास्कल, ठीक है।
1 एटीएम जो होता है वो 1.01325, ठीक है, 1.01325, ठीक है, बार के इक्वल होता है। बात समझ आया? 1 एटीएम में कितना बार होता है? तो 1.01325, ठीक है, बार होता है। बार भी तुम्हारा प्रेशर का यूनिट है। बात क्लियर है? अच्छा, यहां से तुमको ऐसा नहीं लग रहा है 1 एटीएम जो है ये बेसिकली 1.01325 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है, और 1 एटीएम जो है वो 1.01325 बार के इक्वल होता है। तो यहां से बार और पास्कल के बीच में भी आपको रिलेशन मिल सकता है, जो कि है 1.01325 इंटू, ठीक है, ये फिर अगर हम बात करें तो 1 बार जो होगा, 1 बार ये बेसिकली किसके इक्वल होता है? तो 10 रेज टू द पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो 1 बार जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 10 रेज टू द पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है। प्रेशर का जो यूनिट है, जो कन्वर्जन है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इससे भी अच्छा अच्छा सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये था तुम्हारा प्रेशर का सारा यूनिट, ये याद रखिएगा। 1 एटीएम 760 mm ऑफ Hg के इक्वल होता है। 1 एटीएम 1.01325 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है, या फिर 1 एटीएम जो है वो 1.01325 बार के इक्वल होता है, और 1 बार जो होता है वो 10 रेज टू द पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है। और इन सारे यूनिट में पास्कल को हम लोग एसआई यूनिट मान करके चलते हैं। उसी प्रकार से अगर हम वॉल्यूम का बात करें, V यहां पे क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? V रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को। ठीक है, अब वॉल्यूम का जो जनरली यूनिट होता है वो होता है लीटर। तो 1 लीटर जो होगा वो किसके इक्वल होता है? तो 1000 ml के इक्वल होता है, या फिर आप बोल सकते हो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी के इक्वल होता है। इन दोनों से तुमको क्या रिलेशन मिल रहा है कि 1 ml जो होगा वो किसके इक्वल होगा? तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 सीसी के इक्वल होगा। 1 लीटर जो होता है 1 लीटर जो होगा वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो कभी कभी ना तुमको कंफ्यूज करने के लिए वॉल्यूम को लीटर के बजाय डेसीमीटर क्यूब में भी दे देगा। तो ये बात याद रखिएगा कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो होगा वो किसके इक्वल होता है? तो 1 लीटर के इक्वल होता है। बात क्लियर है? एक और बात याद रखना कि 1 लीटर जो होता है वो 10 रेज टू द पावर -3 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। 1 लीटर जो है वो किसके इक्वल होता है? 10 रेज टू द पावर -3 मीटर क्यूब के इक्वल। तो ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वॉल्यूम जो है वो अलग अलग यूनिट में हो सकता है, लीटर में हो सकता है। लीटर और एमएल के बीच में क्या रिलेशन है? तो 1 लीटर 1000 ml के इक्वल होता है, 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है। ठीक है, या फिर 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, या 1 लीटर जो होता है वो 10 का पावर -3 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। बात समझ आ गया? ठीक है, ये सारा पॉइंट को याद रखना, और ये बात भी जरूर याद रखना, ये बहुत जगह तुमको यूज आएगा कि 1 ml जो होता है वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल होता है। कहीं कहीं पे तुमको वॉल्यूम को क्यूबिक सेंटीमीटर में दे देता है और आपको पता ही नहीं चलता है कि ml में उसका वैल्यू कितना है। तो जितना क्यूबिक सेंटीमीटर होगा उतना ही वैल्यू किसमें होगा? ml में होगा। अब आगे नेक्स्ट एक और टर्म था वहां पे टी। टी यहां पे क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा? टेम्परेचर को। और टेम्परेचर का यूनिट यहां पे जो होगा वो होगा केल्विन। ठीक है, अब देखो, अगर टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और उसको केल्विन में बदलना है, ठीक है, तो कैसे बदलोगे? टेम्परेचर केल्विन में निकालने के लिए टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में तुम 273.15 को ऐड कर देना। ये एग्जैक्ट डाटा है 273.15। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में अगर आप 273 ऐड कर दोगे तब भी ये काम हो जाएगा। बात क्लियर है? तो ये सारा कहानी था आइडियल गैस इक्वेशन का। एक और यहां पे है आर। आर कांस्टेंट है, इसका टोटल 3 वैल्यू होता है, बट इस चैप्टर में हम लोग 2 ही वैल्यू यूज करेंगे। एक है 0.0821, इसका यूनिट याद रखना, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन ये होता है। एक होता है ये 8.314 जूल पर मोल
पर केल्विन, एक ये होता है, और एक होता है ये 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। इस चैप्टर में हम लोग ये दो कांस्टेंट को यूज करेंगे, 0.0821 और 8.314। अब तुम्हारे मन में सवाल ये आएगा कि सर हमको पता कैसे चलेगा कि हम 0.0821 यूज करें या 8.314 यूज करें। इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम इतना सारा बात आप लोग को बताए हैं अलग अलग यूनिट्स के बारे में। बात समझ आया? ठीक है, तो चलो अब हम बताते हैं कि कब कौन सा वैल्यू यूज होगा। जैसे अब अगर हम बात करें यहां पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का, ठीक है, मान लो प्रेशर जो है वो एटीएम में है, वॉल्यूम लीटर में है, मोल का यूनिट तो मोल ही होगा, और टेम्परेचर केल्विन में है। तो इस केस में आर का जो वैल्यू यूज होगा वो यूज होगा 0.0821। समझ रहे हो ना? ठीक है, हम क्या बोले कि अगर प्रेशर एटीएम में है, वॉल्यूम लीटर में है, ठीक है, और टेम्परेचर आपका केल्विन में है, तो उस केस में जो आर का वैल्यू यूज होगा वो आर का कौन सा वैल्यू यूज होने वाला है? तो आर का वैल्यू यूज होगा आपका 0.0821। ये बात को ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों से ये गलती होता है। बात समझ आया? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 8.314 कब यूज करेंगे। देखो, अगर हम वापस से इसी का बात कर ले, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर प्रेशर को आप पास्कल में रखे हो, ठीक है, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में रखे हो, तो इस केस में टेम्परेचर अभी भी केल्विन में होगा, तो इस केस में आर का वैल्यू आपको यूज करना है 8.314। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि 0.0821 कब यूज करते हैं और 8.314 कब यूज करेंगे। बहुत सारे बच्चे आइडियल गैस इक्वेशन तो पूरा पढ़ लेते हैं, बट उनको यही पता नहीं होता है कि 0.0821 कब यूज करना है और 8.314 कब यूज करना है। 0.0821 यूज करने के लिए प्रेशर को एटीएम में लेना होगा, वॉल्यूम लीटर में होगा, ठीक है, और टेम्परेचर केल्विन में होगा। और 8.314 यूज करने के लिए प्रेशर को आपको पास्कल में लेना होगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब में ही रहेगा, और टेम्परेचर किस में रहेगा? केल्विन में रहेगा। अब देखो, इससे डायरेक्ट सवाल आपको नहीं पूछा जाएगा, ये सारा बात हम आपको एसटीपी और एनटीपी कंडीशन, सॉरी एनटीपी तो अब एनसीईआरटी यूज भी नहीं करता है, मेनली एसटीपी का बात करेंगे। एनटीपी ओल्ड टर्म है, ठीक है, पहले एनटीपी भी यूज किया जाता था, बट अब हम लोग एसटीपी ही यूज करते हैं। एसटीपी कंडीशन में वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारा समझाने के लिए हम इतना बात आपको समझा रहे हैं, ठीक है। आगे एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एसटीपी कंडीशन में वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए चलेंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, प्रेशर आपको दिया हुआ है 0.821, ठीक है, प्रेशर आपको दिया हुआ है कितना? तो प्रेशर है 0.821। मोल आपको दिया हुआ है कितना? 2। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 300 केल्विन, और इसके मदद से आपको वॉल्यूम निकालना है। क्या आप वॉल्यूम निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल वॉल्यूम निकाल सकते हो। बोलोगे सर हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर लेंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो वॉल्यूम अगर हमें निकालना है तो हम लोग यूज करेंगे एनआरटी बाई पी। सर मोल मुझे पता है, मोल कितना है? तो मोल है 2। देखिए प्रेशर का यूनिट है सर एटीएम, तो हम यहां पे यूज कर लेंगे आर का वैल्यू 0.0821। अगर हम टेम्परेचर का बात करें सर, तो टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 300 और प्रेशर हमें दिया हुआ है 0.821। बात समझ रहे हो? ठीक है, अब अगर यहां से बात करोगे तो इसका एक जीरो इसको दे दो, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। क्या हम क्या बोले? 300 का एक जीरो 0.0821 को दे दो, तो ये ऐसे बन जाएगा 2 इंटू 0.821 इंटू 30 बाई 0.821। ये और ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, 30 इंटू 2 क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो ये आपका वॉल्यूम आ गया 60। अच्छा, यूनिट यहां पे क्या लिखोगे बच्चा? अब याद है ना, अगर प्रेशर एटीएम में होता है और आप आर 0.0821 यूज करते हो तो वॉल्यूम कौन सा यूनिट में आएगा? लीटर यूनिट में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करके वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, कभी प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ भी आपको कैलकुलेट करा सकता है। कोई भी आपको दो चीज दिया हुआ रहेगा, यानी प्रेशर और मोल मान लो दिया, सॉरी
तीन चीज दे करके आपको एक वैल्यू कैलकुलेट करा सकता है। बात क्लियर है? ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो यहां पे आप कमेंट कर देना कि सर आइडियल गैस इक्वेशन का जितना भी कॉन्सेप्ट आप बताया वो सारा अच्छे से समझ में आ गया है। और अब हम लोग बढ़ेंगे एसटीपी कंडीशन में वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके तरफ। अब वो एसटीपी, ठीक है, क्या है? तो एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखो यहां पे ना अमूमन एक गलती होता है, ठीक है, बहुत सारे बुक में भी आपको दिखेगा, बट वो ओल्ड कन्वेंशन है, लेटेस्ट कन्वेंशन में उसको चेंज किया गया है। बात क्लियर है? और चेंज क्या किया गया है इसको देखो। हम यहां पे क्या यूज करते हैं, दो दो वैल्यू लिख रहे हैं, आप लोग बताना कि कौन सा सही है। प्रेशर को हम यहां पे ले रहे हैं 1 बार, ठीक है, टेम्परेचर ले रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, ठीक है, प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, ठीक है, एक कंडीशन ये लिए। और दूसरा कंडीशन लिए प्रेशर 1 एटीएम, ठीक है, और टेम्परेचर वही 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। आपको इन दोनों केस में बताना है कि एसटीपी कंडीशन हम लोग किसको कहेंगे, ठीक है। ये है आपका ए और ये है आपका बी। आप बताओ, कमेंट में बताओगे या फिर अभी सोचो क्या है होगा। एसटीपी कंडीशन में हम लोग किसको कहने वाले हैं? बताओ बताओ जल्दी से, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, ओल्ड बुक में कुछ कुछ अलग डाटा दिया गया है, इसलिए हम ये सवाल आप लोगों से पूछ रहे हैं, ठीक है। एसटीपी कंडीशन हम लोग किसको कहेंगे बताओ। देखो अगर हम ओल्ड कन्वेंशन का बात करें ना, किसका बात करें? ओल्ड कन्वेंशन का, तो ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से ये बी वाला डाटा को हम लोग एसटीपी कहते थे, बट एनसीईआरटी अब इसको चेंज किया है और न्यू कन्वेंशन के हिसाब से ये वाला जो डाटा है इसको हम लोग एसटीपी कहते हैं। तो एसटीपी कंडीशन अगर बोल रहा है, इसका मतलब जिस सिस्टम की बात हो रही है उसका प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर होगा 1 बार और टेम्परेचर होगा 273 केल्विन। बात समझ आया? ठीक है, प्रेशर जो होगा वो आपका होगा कितना, 1 बार, और टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा, 273 केल्विन। एक मिनट, चलिए, ठीक है। तो ये याद रखना, ये अमूमन गलती होता है। एसटीपी कंडीशन पे प्रेशर कितना होगा, तो 1 बार होगा और टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। लेटेस्ट यही है और इसी को आपको मान करके चलना है। किसी किसी बुक में ना आपको ये वाला वैल्यू दे सकता है, तो मान लो वो अपडेट नहीं किए हैं, पहले ये चलता था, बट अब हम लोग एसटीपी कंडीशन में प्रेशर 1 बार लेते हैं और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन लेते हैं। अब मेन मुद्दा क्या है कि एसटीपी कंडीशन में हम लोग वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, तो वॉल्यूम निकालना है। किसका वॉल्यूम निकालना है, तो 1 मोल गैस का, यानी मोल हमें दिया हुआ है 1, ठीक है। अब देखो जब भी आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और मोल पता है ना, तो प्रेशर और टेम्परेचर का आपको जरूरत है। तो ये एसटीपी जो है ना वो प्रेशर और टेम्परेचर बताने का ही काम कर रहा है। अगर हम प्रेशर का बात करें तो प्रेशर कितना होगा एसटीपी पे, 1 बार होगा, और अगर टेम्परेचर का बात करेंगे तो 273 केल्विन होगा। बात क्लियर है? अब अगर हम वॉल्यूम लीटर में निकालना चाहते हैं तो वापस से यूज करोगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या यूज करोगे, एनआरटी बाई पी यूज कर लेंगे, ठीक है। अब अगर हम वॉल्यूम लीटर में निकालना चाहते हैं तो आर का वैल्यू को 0.0821 रखना पड़ेगा,
ठीक है। और 0.0821 रखने के लिए जो प्रेशर है वो किसमें होना चाहिए, एटीएम में होना चाहिए। अब हम आप लोग को बताए थे कि 1 एटीएम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो 1.01325, ठीक है, बार के इक्वल होता है, यही था। तो 1 एटीएम 1.01325 बार के इक्वल होगा, यानी प्रेशर को हम लोग को कितना लेना होगा, ठीक है। तो 1 एटीएम इतना बार के इक्वल है, तो 1 बार जो है वो किसके इक्वल होगा, तो 1 बार जो होगा वो 1/1.01325 एटीएम के इक्वल होगा। यानी 1 बार कितना एटीएम होगा, तो 1/1.01325 बार के इक्वल, सॉरी एटीएम के इक्वल हो जाएगा। यानी आपको प्रेशर का ये वाला वैल्यू रखना है, तभी जाकर के वॉल्यूम आपका किसमें आएगा, लीटर में आएगा। अब सबका वैल्यू को पुट करते हैं, वॉल्यूम आ जाएगा, मोल तुम्हारा है 1, आर का वैल्यू यूज करोगे 0.0821, टेम्परेचर आप यूज कर लेना 273, और प्रेशर आप यूज करोगे 1 डिवाइडेड बाय ये था तो वो ऊपर चला जाएगा इंटू 1.01325। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो वॉल्यूम लीटर में आता है। हम मल्टीप्लाई करने के लिए कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं, आप लोग भी कर सकते हो, और ये डाटा याद रख लेना। हालांकि अगर हम बात करें तो ये डाटा ही याद रखना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है कि आपको कैलकुलेट करना पड़े। 0.0821 वैसे तो हमको याद है कि क्या होगा, पर भी हम कैलकुलेट करके बता दे रहे हैं, इंटू 273 इंटू 1.01325। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 22.7 लीटर। और ये लेटेस्ट है, इस बात को ध्यान में रखना। ये आपसे सवाल पूछा जाता है कि एसटीपी कंडीशन में 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो कितना ऑक्यूपाई करेगा, 22.7। अब तुम अगर कोई पुराना दीदी भैया का बुक यूज कर रहे होगे ना, तो आपको क्या दिखाई देगा कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस को 22.4 लीटर लिखता है। अब ये 22.4 लीटर क्यों लिखता है, ये भी अभी हम एक्सप्लेन कर देंगे, ध्यान से देखो। तो पहले यहां से जो हम लोग का पॉइंट निकल करके आया है वो पॉइंट लिख देते हैं। क्या पॉइंट निकल करके आया है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल of gas at STP is equal to कितना, तो 22.7 लीटर। कोई भी 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी कंडीशन में कितना होता है, तो 22.7 लीटर होता है। अब आप लोग के मन में सवाल ये आएगा कि सर 22.4 लीटर तब क्यों लिखा जाता था पुराना किताब में। अब यहां पे बात करो, इस पे हम आपको क्या बोले थे कि पुराने कन्वेंशन में हम लोग एसटीपी में प्रेशर को 1 एटीएम मान करके चलते थे। अब तुम क्या करो वापस से, ठीक है, क्या करिएगा कि यहां पे वॉल्यूम कैलकुलेट करो। सोचो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, प्रेशर दिया हुआ है 1 एटीएम, टेम्परेचर अभी भी आपका 273 केल्विन होगा, और मोल अभी भी 1 होगा, ठीक है। वापस से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज कर लेना, ठीक है। वॉल्यूम अगर बात करोगे तो आ जाएगा एनआरटी बाई पी, ठीक है। यहां से मोल अगर बात करोगे तो मोल जो होगा वो 1 आएगा, आर का वैल्यू 0.0821 आएगा, और टेम्परेचर है 273, प्रेशर है 1 एटीएम, ठीक है। अब इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है 22.4 लीटर। यानी अगर प्रेशर 1 बार के बजाय 1 एटीएम ले लिया जाए तो उस केस में वॉल्यूम आता था 22.4 लीटर, और पहले एसटीपी कंडीशन में जो प्रेशर था उसको हम लोग क्या मान करके चलते थे, तो उसे हम लोग 1 एटीएम मान करके चलते थे। इसीलिए जो वॉल्यूम हम लोग यूज करते थे वो 22.4 लीटर यूज किया करते थे। अब बात समझ आया ना। तो क्या याद रखना, अगर एसटीपी बोला तो एकदम चुपचाप से आपको 22.7 करना है। अब मान लो किसी किसी पुराना पीवाईक्यू जब सॉल्व करोगे तो वहां 22.4 लीटर भी लेकर के सॉल्व किया हुआ होगा, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है।
बट अगर आप लेटेस्ट देखोगे ना 2020 के बाद वाला देखोगे तो वहां पे मैक्सिमम जगह पे आपको 22.7 ही यूज करता हुआ दिखाई देगा। एक और बात यहां पे क्या याद रखना कि अगर प्रेशर 1 atm है, ठीक है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन है, तो उस केस में 1 मोल गैस का वॉल्यूम जो होता है वो कितना होगा? तो उस केस में 1 मोल गैस का वॉल्यूम जो आएगा वो आता है आपका 22.4 लीटर। तो यहां पे दो बात आपको पता चला। पहला बात कि किसी भी 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी या एनटीपी कंडीशन में, सॉरी एसटीपी कंडीशन में, एनटीपी नहीं होगा, एनटीपी पहले यूज किया जाता था, एनटीपी अब यूज भी नहीं होगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको एनटीपी दिखे पुराना वाला पीवाईक्यू में, तो उसको एसटीपी ही मान करके चलोगे। ठीक है, हम क्या क्या बात बोले, लेटेस्ट में एसटीपी का वॉल्यूम जो होगा, एसटीपी कंडीशन में 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.7 होगा। बट अगर कोई पुराना पीवाईक्यू बना रहे हो और उसमें 22.4 यूज किया है तो घबराना मत, ठीक है। और अगर कहीं पे एनटीपी आपको दिख जाए तो उसको एसटीपी के जैसा ही कंसीडर करके चलोगे। बट ये भी याद रखना कि अगर प्रेशर 1 एटीएम है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उस केस में जो वॉल्यूम होगा 1 मोल गैस का वो 22.4 होगा। तो ये सारा बात याद रखना, और यही बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम पूरा आपको आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बताए हैं। अब देखो, जैसा एनटीए का ट्रेंड चल रहा है ना, हो सकता है आप एसटीपी एनटीपी कंडीशन में वॉल्यूम तो कैलकुलेट कराता है, हो सकता है आपको प्रेशर अलग दे दे, वॉल्यूम अलग दे दे, ठीक है, मोल अलग दे दे, और उस केस में आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करा ले। तो आपको पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो आपको सिखाए हैं वो अगर आप अच्छे से देखे होगे, अच्छे से समझे होगे, रटे नहीं होगे, तो आप इजिली उस टाइप का भी क्वेश्चन को कर सकते हो। मैं हर क्लास में ये बात बोलता हूं कि डे बाय डे जो कंपटीशन का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आप रट्टाफिकेशन टेक्निक पे बिलीव करोगे तो आपका कभी भी जेई या फिर नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको जेई या फिर नीट में सेलेक्ट होने के लिए, अच्छा रैंक पाने के लिए कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। और यहां पे मैं वही कर रहा हूं। मैं चाहता तो आधा घंटा लेक्चर लेने के बजाय डायरेक्टली हम लिख देते कि एसटीपी कंडीशन में 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.7 लीटर होता है। आपको ये पता ही नहीं चलता कि एसटीपी कंडीशन होता क्या है। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देता, आप फिर से परेशान होने लगते। अब मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसे दे दिया कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, प्रेशर आपको दे दिया है 1 बार और टेम्परेचर आपको दे दिया है 273 केल्विन, ठीक है। तो उस केस में क्या करोगे, आपको पता ही नहीं है कि एसटीपी कंडीशन कहते किसको है। अब जैसे देखोगे प्रेशर 1 बार और टेम्परेचर 273 केल्विन, तुरंत समझ जाओगे अरे ये तो एसटीपी कंडीशन है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.7 लीटर है। तो इसी वजह से आपको कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, रटना आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा। बात क्लियर है? देखो, बहुत जगह आपको केमिस्ट्री में भी मिलेगा कि मैं बोलूंगा कि ये सारा बात को याद कर लेना। ऐसा नहीं है कि उसका एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिल सकता है, मिल सकता है, बट वो सारे हायर क्लासेस में दिए हुए हैं, तो उतना आपका काम का नहीं होगा, नहीं है, इसीलिए उन जगहों पे हम यूज कर लेते हैं कि इसको याद कर लेना। बात क्लियर है? या फिर ऐसा कभी नहीं है कि किसी चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर साइंस है तो उसका कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन है, बट वो सब एक्सप्लेनेशन आपके क्लास में जब नहीं होता है, आपके सिलेबस में नहीं होता है, तब हम यूज करते हैं कि आप इसको पढ़ लेना, इसको याद कर लेना, बाकी हम लोग इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। बात क्लियर है? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात कर लेते हैं एवोगाड्रो हाइपोथेसिस फॉर गैसेस। क्या लिखा हुआ है थोड़ा देर के लिए भूल जाओ। देखो, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस फॉर गैसेस क्या कहता है कि अगर किसी भी दो गैस का प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम हो जाएगा। हम क्या बोले, किसी भी दो गैस का प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम हो जाएगा। इसी को हम लोग स्टेटमेंट वाइज बोलते हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। क्या बोले, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस यानी वॉल्यूम इक्वल है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी प्रेशर और टेम्परेचर भी सेम है, कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल्स भी बराबर हो जाएगा। अब ये आया कैसे, तो आओ इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद ये स्टेटमेंट को पढ़ना। जैसे मान लो ये तुम्हारा गैस 1 है और ये गैस 2 है। अब दोनों गैस का हमको प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम को सेम करना है। मान लो इसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, ठीक है। तो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम दोनों गैस का सेम है।
इसका मोल को N1 मानते हैं और इसका मोल को N2 मानते हैं। अगर एवोगाड्रो हाइपोथेसिस सही है तो N1 और N2 बराबर आना चाहिए। अब ये गैस है तो इसके लिए आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज करो। आइडियल गैस इक्वेशन कैसे यूज करोगे? तो P1 V1 इज इक्वल टू N1 R T1। अब मान लो मोल निकालना है तो कैसे यूज करोगे? N1 इज इक्वल टू P1 V1 बाई R T1। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन कैसे यूज करोगे? P1 V1 N2 R T1। इसके लिए अगर मोल निकालना है तो क्या करोगे? P1 V1 बाई R T1। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या आपको दिखाई दे रहा है? दोनों इक्वेशन का RHS सेम है। अगर दोनों इक्वेशन का RHS सेम, देखो P1 V1 R T1, यहां पे भी क्या है? P1 V1 R T1। तो दोनों इक्वेशन का RHS सेम है। अगर RHS सेम तो LHS भी सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां से N1 बराबर क्या आ जाएगा? N2। इसी को हम लोग एक लॉ के फॉर्म में लिख दिए हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर किसी भी दो गैस का प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम है तो मोल भी सेम होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इस स्टेटमेंट से भी बहुत बार सवाल पूछा जाता है और आपको पता है एनटीए जो है वो आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछने लगा है, तो आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहना। तो ये था आपका एवोगाड्रो हाइपोथेसिस फॉर गैसेस। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखो पहला सवाल क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला है फाइंड आउट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 96 ग्राम ऑफ O2 एट एसटीपी। तो आपसे बोला है वॉल्यूम निकालना है, कितना? तो 96 ग्राम O2 का। कौन से कंडीशन में? एसटीपी कंडीशन में। अब तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, एसटीपी कंडीशन में आपको क्या पता है? तो कहोगे सर एसटीपी कंडीशन में हमको पता है कि एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.7 लीटर होता है। तो सर अगर हम किसी तरह से एसटीपी कंडीशन, सॉरी, ये जो 96 ग्राम O2 है इसका मोल निकाल लिए तो हम वॉल्यूम इजीली निकाल लेंगे। तो आप बताओ, यहां पे आपको वेट दिया हुआ है, ठीक है, वेट को अगर आप मोल में बदल दोगे तो वॉल्यूम निकाल सकते हो। क्या करोगे मोल में बदलने के लिए? पहले ही हम लोग सीख चुके हैं, आप फॉर्मूला यूज करना है, गिवन मास बाय मोलर मास। यही फॉर्मूला यूज करोगे ना, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, अब अगर हम यहां से गिवन मास का बात करें तो गिवन मास कितना है? 96। और अगर हम मोलर मास का बात करें तो O2 का मोलर मास कितना होता है? तो O2 का मोलर मास होगा 32। ठीक है, अब यहां से अगर हम बात करें तो 16 2 जा 32, 16 6 जा 96, यही हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी यहां पे अगर बात करोगे तो मोल आ गया 3। अब मोल आपको पता है और वॉल्यूम निकालना है एसटीपी कंडीशन में। तो एसटीपी कंडीशन में वॉल्यूम कैसे निकालोगे? एक मोल का 22.7 होता है तो दो का कितना होगा? 2 इंटू 22.7। एक्स का कितना होगा? x इंटू 22.7। यानी एसटीपी कंडीशन में वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करोगे? मोल को 22.7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब मोल कितना आया है? 3 इंटू 22.7 कर लोगे तो यहां से आ जाएगा 7 3 जा 21, 1 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8 और 3 2 जा 6, यानी ये आ जाएगा 68.1 और यूनिट क्या लिख लोगे? लीटर। यानी तुमको क्या पता चल गया कि अगर किसी भी गैस का आपको एसटीपी कंडीशन में वेट पता है तो आप उसको मोल में बदल सकते हो और मोल से वॉल्यूम निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी पता होता तब भी आप उसको मोल में बदल सकते थे और मोल से वॉल्यूम निकाल सकते थे। उल्टा भी कर सकते हो, अगर आपको एसटीपी कंडीशन में वॉल्यूम पता है ना तो आप उस गैस का वेट भी कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर में बेस्ट है, देखना। क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 गैस कंटेनिंग 113.5 लीटर एट एसटीपी। तो अब की बार हमें क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है? तो हमें निकालने बोला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या निकालने बोला है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने बोला है। ठीक है, और एसटीपी कंडीशन में हमें यहां पे क्या दिया हुआ है? तो वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम क्या है? तो दिया हुआ है 113.5 लीटर। बात समझ आया? ठीक है,
अब अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का एक ही तरीका है जो कि है मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा मोल। अब मोल कैसे निकालेंगे? अभी कुछ देर पहले एक फॉर्मूला आप लोग के लिए यूज किए थे जो कि था वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल इनटू 22.7। अब सोचो वॉल्यूम पता है और मोल निकालना है, तो मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.7। इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए एक बात ध्यान रखना कि वॉल्यूम हमेशा लीटर में होना चाहिए। वॉल्यूम लीटर में भी है तो मेरा बात बन जाएगा 113.5 डिवाइडेड बाय 22.7। आप इसको कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में, यानी जो मोल आ गया वो कितना आ गया? तो 5 मोल आ गया। ठीक है, मोल के बाद आप इजीली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हो, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करोगे वो यूज करोगे मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। मोल यहां पे कितना है बच्चा? तो मोल है आपका 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ये अप्रॉक्स 6 हो जाएगा, 6 इंटू 5 कर लोगे तो 30 इंटू 10 का पावर 23। बात खत्म। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हो। अब जो भी बात आपको हम यहां पे सिखाए हैं ना, उसको एक मेमोरी मैप यानी एक फ्लो चार्ट में ड्रॉ कर देते हैं, ताकि आपको वॉल्यूम को मोल में, मोल को वॉल्यूम में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को वॉल्यूम में, इन सब में बदलने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखो, अगर एसटीपी कंडीशन, ये सारा जो कैलकुलेशन होगा वो कौन से कंडीशन में करोगे? एसटीपी कंडीशन में करोगे। ठीक है, अगर एसटीपी कंडीशन में किसी भी गैस का वेट पता है तो इस वेट को आप किस में बदल सकते हो? मोल में। और मोल से आप क्या निकाल सकते हो? वॉल्यूम निकाल सकते हो। या फिर एसटीपी कंडीशन में किसी भी गैस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से आप मोल निकाल सकते हो और मोल से वापस से वॉल्यूम निकाल सकते हो। एसटीपी कंडीशन में अगर आपको नंबर ऑफ एटम पता है किसी भी गैस में, तब भी आप उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में बदलोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल फिर वॉल्यूम। अब सबके लिए फॉर्मूला भी लिख दो। अगर एसटीपी कंडीशन में आपको वेट पता है और मोल निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे? इसके लिए फॉर्मूला यूज करोगे गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, और एसटीपी कंडीशन में मोल को वॉल्यूम में बदलना है तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करोगे वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल इनटू 22.7। 4 मत यूज करना, ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मोल में बदलना है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मोल में बदलने के लिए जो फॉर्मूला यूज करोगे वो यूज करोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। फिर से वही प्रोसेस यूज कर लेना। नंबर ऑफ एटम को अगर वॉल्यूम में बदलना है, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना होगा, इसके लिए फॉर्मूला यूज करोगे नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एटॉमिसिटी। अब आप उल्टा भी आ सकते हो। कैसे उल्टा आ सकते हो? अगर आपको वॉल्यूम पता है तो मोल निकाल सकते हो, मोल पता है तो वेट निकाल सकते हो, मोल पता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता है तो नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हो। मोल को वेट में बदलने का फॉर्मूला तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, मेन यहाँ पे ये लिख देते हैं। अगर वॉल्यूम पता है और मोल निकालना है तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे? वॉल्यूम कौन सा यूनिट में होना चाहिए? लीटर बाई 22.7। पुराने वाले बुक में यहाँ पे कभी कभी 22.4 भी यूज करना पड़ सकता है आपको, तो कंफ्यूज मत होना। अब चलो फ्लो चार्ट को आंसर करो। अगर आपको वेट पता है और वॉल्यूम निकालना है तो क्या करोगे? वेट को पहले बदलेंगे मोल में, ठीक है, मोल बदलेगा वॉल्यूम में। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता है और वॉल्यूम निकालना है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बदलेगा मोल में, फिर वॉल्यूम निकालेंगे। अगर वॉल्यूम पता है और मोल निकालना है तो वॉल्यूम को डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल में बदल सकते हैं, वॉल्यूम को 22.7 से डिवाइड करके। वॉल्यूम पता है और वेट निकालना है तो कैसे करोगे? वॉल्यूम को 22.7 से डिवाइड करके मोल में बदलेंगे, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करके वेट निकाल लेंगे। ठीक है, ये सारा आप लोग को पता है। देखो यहां मोल पता हो गया तो वेट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर लेना मोल इनटू मोलर मास। ठीक है, अब देखो यहां पे मोल अगर पता चल गया है तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करोगे मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए। और नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर लेना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी। ये सिंपल सिंपल सा सवाल है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं
ट्राई करना, देखना बनता है कि नहीं बनता है। देखो क्वेश्चन है फाइंड आउट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 44 ग्राम ऑफ CO2 गैस। हम आप लोग को ऑप्शन भी देते हैं, आप लोग ट्राई करना कि क्या होगा इसका आंसर। ए है 22.7 लीटर, बी है 22.7 ml, सी है 22.705 ml और डी है नॉन ऑफ दीज। अब ये क्वेश्चन को देखते के साथ ट्राई करोगे आप लोग, वीडियो पॉज करो और ट्राई कर लो पहले क्वेश्चन को। अब ट्राई करने के बाद कमेंट करना कि आपका आंसर क्या आया है। अगर जो बच्चे थोड़ा ध्यान दिए होंगे, ठीक है, तो वो हो सकता है इसका आंसर सही किए होंगे, और अगर आप थोड़ा ध्यान नहीं दिए होंगे तो आप गड़बड़ किए होंगे। आप करोगे सर वॉल्यूम ही निकालना, तो पहले मोल निकाल लेंगे, गिवन वेट बाय मोलर मास, ठीक है, मोल आ जाएगा 1 सर। और वॉल्यूम निकालने के लिए आप फॉर्मूला अभी बताए थे, मोल को 22.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 22.7 हो जाएगा सर, और ये आ जाएगा 22.7 लीटर। अब ये बताते के साथ आप लोग में खुशी का लहर दौड़ जाएगा कि चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस बना लिए, बट कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आंसर गलत है। अब क्यों गलत है ये सोचो। हम क्या बोले हैं बाबू कि ये जो फॉर्मूला 22.7 वाला कब यूज करोगे, जब कंडीशन क्या होगा, एसटीपी होगा। अरे भाई यहाँ पे कंडीशन आपको पता ही नहीं है, आप कैसे वॉल्यूम निकालोगे। इस गैस का प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, आपको दिया ही हुआ नहीं है, तो क्या आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। आप मोल तो निकाल सकते हो बट आप वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हो। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, तो आपको प्रेशर और टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है, और वही आपको एसटीपी प्रोवाइड करता है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर एसटीपी कंडीशन नहीं बोला है तो 22.7 वाला कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करोगे। अब बताना कितना लोग इसका आंसर 22.7 किए थे, ठीक है। तो गड़बड़ यहां पे कर लिए, अच्छी बात है, एग्जाम में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 22.7 तभी यूज करेंगे जब कंडीशन क्या होगा, एसटीपी होगा। तो ये सारा कहानी हम लोग देख लिए किसका, तो आइडियल गैस इक्वेशन का समझ लिए क्या होता है। आइडियल गैस इक्वेशन में प्रेशर कब यूज करना है, वॉल्यूम कैसे यूज करना है वो सीख लिए। एसटीपी कंडीशन में वॉल्यूम क्या होता है वो सीख लिए। एसटीपी कंडीशन किसको कहते हैं वो सीख लिए। जो बहुत जगह गलत बताया जाता है उसको भी हम आप लोग का सुधार करके बताएं। फिर वेट को वॉल्यूम में कैसे बदलेंगे एसटीपी कंडीशन में, या वॉल्यूम से वेट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे एसटीपी कंडीशन में, वो हम लोग सीख लिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखेंगे। हम बोले थे कि एवरेज मोलर मास वाला भी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, बट एवरेज मोलर मास वाला कॉन्सेप्ट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से ही शुरू करेंगे। होप ये लेक्चर आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और मुझे बताना कि आप लोग को लेक्चर कैसा लगा, और ये भी बताना कि और आपको क्या क्या चीज का जरूरत होगा। एक तो हम सीरीज शुरू किए हैं जो कि है संकल्प 11, इसमें तो हम पूरा आपको चैप्टर को लेक्चर वाइज अरेंज करके देते जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ सपोर्ट चाहिए तो आप बताना, कमेंट करना, वो सारा आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। सभी को थैंक यू, बाय बाय।